अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओज़ोन, जहाँ पे हमने इसको कंटिन्यू करना है। अच्छा, ओज़ोन की सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। आपने इसको साथ साथ अपने बुक से भी रीड आउट करते जाइएगा। इसके मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करते जा रही हूँ। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपने देखना ये क्या है, ओज़ोन O3 से हम इसको डिनोट करते हैं। ये एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ओज़ोन का, वो लो है। ये हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। अब इसके जो यूनिट्स हैं, यानी कि हमने ओज़ोन को मेजर करना है तो इसके जो इस यूनिट के अंदर इसको मेजर किया जाता है वो है DU, यानी डॉप्सन यूनिट्स इसके लिए यूज़ किया जाता है। और नॉर्मल जो इसकी अमाउंट है हमारे एयर के अंदर वो है 350 DU इसको कंसीडर की जाती है। अब एयर के एटमॉस्फेयर में भी अगर हम इधर देखते हैं कि इसको 4 डिफरेंट स्फीयर्स में डिवाइड कर दिया गया। एक आपके पास होता है ट्रोपोस्फेयर, एक है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर एंड लास्ट पे है थर्मोस्फेयर। अब जो ओज़ोन लेयर प्रेजेंट है ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर यानी स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट है। और इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर से लेकर 28 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। तो ओज़ोन लेयर इस रीजन के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। इसमें आप जो है टेम्परेचर का भी डिफरेंस इन लेयर्स के अंदर होता है। जैसे ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम अर्थ से अबव ऊपर ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। हाइट की तरफ जाएंगे तो डाउन होता है, यानी ये -56 तक जो है वो पहुंच जाता है। अब जैसे ही हम ये 15 किलोमीटर से अबव पहुंचते हैं, ये तो है कि 0 से 15 किलोमीटर की रेंज तक जो है अगर हम ऊपर की तरफ ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। लेकिन जैसे ही हम 15 किलोमीटर से अबव जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो राइज़ करना शुरू कर जाता है, यानी वो -56 से -2 पर आ जाता है। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न क्या है कि इसमें ओज़ोन लेयर प्रेजेंट है। ओज़ोन के प्रेजेंस होने की वजह से वो जितनी भी सन से UV रेडिएशंस आ रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर रही है। उसके एब्जॉर्बेंस की वजह से इस रीजन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और इस रीजन के ऊपर मेसोस्फेयर है, मेसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर। तो इंपॉर्टेंट MCQs जो है यहाँ से कि जो ओज़ोन लेयर है वो कौन से एटमॉस्फेयर के कौन से स्फेयर में प्रेजेंट है, कौन से रीजन में प्रेजेंट है। इसके यूनिट्स आपको बता रही हूँ मैं कि ये DU, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि कौन से यूनिट्स में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। और जो नॉर्मल इसकी अमाउंट है वो 350 DU है। अब प्रिपेयर कैसे होती है, ये सबसे पहले जो मीजोस्फेयर है, ये वाला जो मीजोस्फेयर यानी ऊपर से अगर देखें सेकंड लास्ट जो है स्फेयर, इस मीजोस्फेयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है। अब वो ऑक्सीजन क्योंकि इधर से सन की सारी रेडिएशंस जो हैं वो इधर इस पे हमारी स्फेयर की तरफ आ रही हैं। अब वो जो रेडिएशंस हैं वो यहाँ पर जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है UV रेडिएशन उनके साथ रिएक्ट करती हैं। हाई रेडिएशंस हैं, अब वो जब रिएक्ट करती हैं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन यानी एटम्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। अब 2 सिंगल जो हैं वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्योंकि मीजोस्फेयर में बनी है, अब मीजोस्फेयर से वो डाउन नीचे की तरफ मूव करते हैं, वो डिफ्यूज़ करते हैं ये वाले ये ऑक्सीजन के एटम्स स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ। अब स्ट्रेटोस्फेयर में ओज़ोन कैसे बनती है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मीजोस्फेयर में भी ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन डीकम्पोज हो रही है यानी टूट रही है, टूट कर ऑक्सीजन एटम्स में जा रही है। यहाँ पर डीकम्पोज नहीं होती, यहाँ पर वही जो ऑक्सीजन तो पहले से प्रेजेंट है O2, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम जो थे वो डीकम्पोज हुए हैं, ऑक्सीजन सिंपल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर ये O3 बन जाती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये इस तरह से ओज़ोन की प्रेपरेशन होती है। पहले मीजोस्फेयर में O2 ब्रेक डाउन होता है, डीकम्पोज होता है ऑक्सीजन एटम्स में, यानी 2 ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाते हैं, वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर डाउन करते हैं और वहाँ पर जो O2 प्रेजेंट है उसके साथ ये सिंगल ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर कर O3 बना देते हैं। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये मैंने अभी आपको बताया हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी अगर हाइट इसकी देखी जाए तो ये 25 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर से लेकर 28 किलोमीटर तक है। और उसकी जो थिकनेस होती है वो 25 से 28 है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ये फॉर्मेशन होती कैसे है।
अब ये ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में बन रही है, बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन, 2 तरह के रीजन होते हैं। अगर अर्थ को डिवाइड कर दिया जाए तो 3 आपने इसके रीजन होते हैं। एक सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, और इसके अलावा आता है एक पोलर रीजन्स, और एक होते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन्स। अब जो ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं, पोलर रीजन्स जो हैं और ट्रॉपिकल रीजन्स, इनके दरमियान में ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन के अंदर जो डिफरेंस क्या है कि जैसे हमारी अर्थ है, इसके सेंटर को हम इक्वेटर कहते हैं। अब इसके ये वाली जो साइड है और एक इधर प्रेजेंट होती है। अब इसमें जो ट्रॉपिकल रीजन हम कहते हैं, जो मोस्ट हॉट एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद की गर्मी, यानी जो सूरज के बिल्कुल करीब पड़ रहे होते हैं, जैसे उन एरियाज़ को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और जो पोलर रीजन्स ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर सूरज की शुआएँ, सूरज की रेडिएशंस जो है वहाँ तक पहुँचती नहीं है उनको, यानी बहुत जो ठंडे इलाके जैसे ग्लेशियर्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उन इलाकों को हम कहते हैं पोलर रीजन्स होते हैं। वो इक्वेटर से दूर होते जाएंगे। अब ओजोन लेयर जो है, अब ये ओजोन लेयर ट्रॉपिकल रीजन में बनती है। कैसे? फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और फिर वो मूव कर रही होती है पोलर रीजन्स की तरफ। तो ये इसके फॉर्मेशन थी कि कैसे बन रही है। अब ओजोन जो है हमारे पास एज अ पोल्यूटेंट के तौर पर भी एक्ट कर रही है और एज अ प्रोटेक्टिव लेयर भी है। पोल्यूटेंट के तौर पर कैसे है? ये ह्यूमन, जैसे ह्यूमंस के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो ये आइज़ को डैमेज करती है, एग्रेवेट्स करती है अस्थमा। अब एग्रेवेट्स मीन इंक्रीज़ करती है, अस्थमा का लेवल और इंक्रीज़ कर देती है। ये लंग्स टिश्यूज़ जो होते हैं उसको उसकी जो इलास्टिसिटी होती है उनकी डिक्रीज़ कर देगी। कफिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, खांसी वगैरह, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। इन ह्यूमंस में ये एक्ट कर रही होती है जब एज अ पोल्यूटेंट के तौर पर। अगर ओजोन लेयर अर्थ पर ऐसे होगी तो ये एज अ पोल्यूटेंट के तौर पर काम करती है। प्लांट्स के लिए किस तरह से अटैक करती है कि प्लांट्स के में, अब आपको पता है रबड़ होती है, उस पर अटैक करती है। इसके अलावा ये प्लांट्स की जो है ड्यूरेबिलिटी उसको ख़त्म कर देती है, कम कर देती है, और पेंट्स वगैरह जो होती हैं उसकी अपीयरेंस को भी ख़राब करती है ये। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर कैसे काम करती है। अब हमें पता है कि ये जो हमारी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर इसकी एक लेयर बनी हुई है जिसने पूरी हमारी एटमॉस्फेयर को घेरा हुआ है, हमारी अर्थ को जो है इसने सराउंड किया हुआ है। तो ये फ़िल्टर के तौर पर काम कर रही है। फ़िल्टर का मतलब यूँ लें कि जैसे यूवी रेडिएशन, जितने सन से तो बहुत हार्मफुल रेडिएशंस भी आ रही हैं, अब वो सारी हार्मफुल रेडिएशंस तो ज़मीन तक नहीं पहुँच रही, तो ओजोन लेयर उनको फ़िल्टर कर रही है। यानी वो उन हार्मफुल, जिनको हम यूवी रेडिएशंस कहते हैं, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो हार्मफुल नहीं है वो हमारी ज़मीन तक पहुँच रही हैं। हाँ, जहाँ पर फिर ओजोन लेयर जो है वो लेयर ख़राब हो गई है, डिप्लीट हो गई है, डिप्लीशन आ गई है उसके अंदर, वहाँ से फिर वो रेज़ भी जो हैं वो ज़मीन तक पहुँच रही हैं। अब वहाँ से इसका मतलब है ओजोन होल क्रिएट हो गए। अब ये ओजोन होल क्या होता है कि डिक्रीज़ इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर की थिकनेस में डिक्रीज़, उसकी कमी आते जाना, यानी लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत जो है थिन लेयर होती जा रही है, या फिर वहाँ से बिल्कुल लेयर ख़त्म हो जाना, उसको हम कहते हैं वहाँ पर ओजोन होल क्रिएट हो गया। अब ये सबसे पहले 1970 में अंटार्कटिका, वहाँ पर ओजोन लेयर डिक्रीज़ होना शुरू हुई थी, और डे बाई डे डिक्रीज़ हो रही थी। अब 1980 तक कहते हैं कि वहाँ अंटार्कटिका में 50% तक डिप्लीशन जो है वहाँ की ओजोन की हो चुकी है। तो इसकी मेन रीज़न क्या है कि क्यों ये डिप्लीशन ज़्यादा हो रही है? मेन रीज़न भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपको पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बहुत सुना भी है आपने इन चीज़ों के बारे में, कि ये एयर कंडीशनर वगैरह में यूज़ होते हैं, फ्रिज वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ये क्या करती है, जो एयर कंडीशनर कार्बन्स के अंदर एयर कंडीशनर के अंदर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये मूव करते हैं अपवर्ड, यानी हमारी हवा की एयर की तरफ मूव करते हैं। ये अब सबसे पहली जो लेयर आती है वो ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आ रही है। तो ट्रोपोस्फेयर में ये इनर्ट होते हैं, वहाँ पर ये कोई भी इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़, क्योंकि सबसे पहले आपके पास आ गई ट्रोपो के बाद ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो
अब ये ट्रोपोस्फेयर में तो इसका कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये ट्रोपोस्फेयर से आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ कर रही होती है अपवर्ड, स्ट्रेटोस्फेयर में मूव कर जाती है। अब जब स्ट्रेटोस्फेयर में जाती है तो वहाँ पर यूवी रेज के साथ ये रिएक्ट कर जाती है और रिएक्ट करके फ्री रेडिकल्स बना देते हैं। अब वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ और ओजोन की डिप्लीशन शुरू हो जाती है। जैसे देखिए CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये सबसे पहले डिप्लीशन में जाते हैं, रेडिकल बनाते हैं और बनता है CFCl2 और Cl रेडिकल फॉर्म में आता है। अब वही Cl जो है वहाँ पर मौजूद जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है, उस ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी और ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और यहाँ से एक और रेडिकल बनता है ClO रेडिकल। अब ये रेडिकल क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हो रही है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन भी आ रही है स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ, स्ट्रेटोस्फेयर में नेसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों रिएक्ट करके ओजोन बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, O3 भी प्रेजेंट होती है। ये रेडिकल O3 के साथ रिएक्ट कर ये ClO रेडिकल बनाता है और ऑक्सीजन, अब यही रेडिकल जो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो अगेन एक रेडिकल प्रोड्यूस हो जाता है Cl रेडिकल प्लस O2। अब ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहता है और जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ें जो है हमारी एयर की तरफ मूव कर रही हैं। तो जैसे ही इसको डे बाय डे इंक्रीज़ आ रहा है, ये ओजोन होल ज़्यादा होते जा रहे हैं। वजह क्या है? इन्हीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कुछ कंट्रीज़ के अंदर, यूनाइटेड स्टेट में तो ये बाकायदा तौर पर बैन भी हो गए थे कि इनको रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं। तो इनकी इसके अलावा भी कंपाउंड्स हैं, ये सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कंपाउंड्स हैं, लेकिन जो मेन कंपाउंड्स हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्सिनोजेनिक के तौर पर भी ये रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बच्चे आप लोगों का ओजोन का टॉपिक है, इसको आप लोगों ने डिस्कस करना है। इसमें लास्ट पे आपके पास एक ये है कि ओजोन का जो टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट बताया हुआ है आपकी बुक में, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर जैसे जैसे आप अर्थ से यानी ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव करते हैं ऑलमोस्ट 0 से 15 किलोमीटर की हाइट तक, तो अब टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा होता है। जैसे ही हम 15 किलोमीटर से अबव हाइट पर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। यानी पहले वाली लेयर में -56 मैंने आपको बताया और सेकंड में -56 से अगेन -2 पर आ जाता है। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। अब वो उसके इंक्रीज़ करने की रीज़न क्या होती है कि यहाँ पर ओजोन प्रेजेंट है, ओजोन बन रही है इस स्ट्रेटोस्फेयर में। वही ओजोन सूरज से आने वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। जब वो एब्जॉर्ब करेगी तो इस एटमॉस्फेयर को क्या कर देती है, वो हीट अप कर देती है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इस तरह इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो अब इसी टॉपिक को आप डिस्कस करिए, पढ़िएगा। कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।